धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। सोना, क्या आपके पोर्टफोलियो में सोने को जगह मिलनी चाहिए? जब दुनिया का आर्थिक ढांचा बदल रहा हो तो सोने को फिर से देखना ज़रूरी हो सकता है, फिर चाहे आप अब तक इसके आलोचक ही क्यों ना रहे हों। मैं खुद लंबे समय से सोने को लेकर संदेह में रहा हूँ। वॉरेन बफेट जैसे निवेशकों की सोच को मानते हुए मैंने हमेशा सोने को एक बेमतलब की चीज़ माना, एक ऐसी धातु जो कुछ पैदा नहीं करती, कोई डिविडेंड नहीं देती और बस लॉकर में बंद पड़ी रहती है, जिसमें केवल स्टोरेज का खर्च जुड़ता है। बफेट ने तो यहाँ तक कहा था कि मार्स से कोई देख रहा हो तो वो ज़रूर सिर खुजलाएगा। ये सोच उस दौर में सही लगती थी जब अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया का रिजर्व करेंसी था, लेकिन अब जब आर्थिक ज़मीन हिल रही है तो सोने के बारे में फिर से सोचना बनता है, फिर चाहे आप इसके आलोचक ही क्यों ना रहे हों। इतिहास में सोने की कहानी कई बार बदली है। सदियों तक ये असली मुद्रा रहा, वो करेंसी जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता था और देशों के बीच लेन देन में इस्तेमाल होता था। 1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता डॉलर को सोने से जोड़ता था और बाकी करेंसियों को डॉलर से। उस दौर में हर डॉलर एक तय मात्रा के सोने से जुड़ा होता था, जिससे सिस्टम में भरोसा बनता था। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और फिएट करेंसी का युग शुरू हुआ। एक ऐसा सिस्टम जिसमें पैसे की कोई ठोस बैकिंग नहीं थी, बस सरकार की गारंटी और संस्थाओं पर विश्वास ही सब कुछ था। यह सिस्टम दशकों तक ठीक ठाक चला और डॉलर ने ग्लोबल रिजर्व करेंसी की भूमिका बनाए रखी। मगर हालिया भू राजनीतिक घटनाओं ने इस ढांचे को झकझोर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे दुनिया को एक नया सच देखने को मिला। डॉलर में रखी संपत्ति भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। इसका असर साफ दिखा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। चीन, रूस, भारत और कई देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाई है और सोने की होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये मौजूदा मौद्रिक ढांचे पर भरोसे की कमी की ओर इशारा है। नतीजा, सोने की कीमतें डॉलर ही नहीं, लगभग हर करेंसी में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। कुछ लोग इसे सट्टेबाजी कहेंगे, लेकिन सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीद इस बदलाव को और गहरा बना रही है। अब लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सारी सेविंग्स सोने की ईंटों में बदल देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट की बुनियादी बातें अभी भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। सोना कोई इनकम नहीं देता, इसे रखने में स्टोरेज कॉस्ट या मैनेजमेंट फीस लगती है, जैसे कि पेपर गोल्ड के मामले में, और इसकी कीमतों में अस्थिरता हो सकती है। फिर भी जब सोने को पूरी तरह नकार देना शायद पहले जितना सही नहीं होगा, चाहे करेंसी डिवेस्टमेंट की बात हो या जियोपॉलिटिकल संकट, अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% हिस्सा सोने में लगाना एक अच्छा हेज हो सकता है। इसे मुनाफे वाला निवेश नहीं, एक तरह की इंश्योरेंस समझिए। अगर आप सोने में निवेश करने की सोचते हैं तो तय कीजिए कि कौन सा माध्यम आपके लिए बेहतर है। फिजिकल गोल्ड जैसे सिक्के, बिस्किट, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं, लिक्विडिटी, लागत और सुरक्षा के लिहाज से। जैसे हर निवेश में यहाँ भी संतुलन जरूरी है। उन डरावनी भविष्यवाणियों से बचिए जो गोल्ड के पैरोकार अक्सर करते हैं। इतिहास बताता है कि फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह नहीं टूटते बल्कि बदलते हैं, और ऐसे दौर में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही सबसे बेहतर बचाव होता है। मैं आज भी सोने को मुख्य निवेश के तौर पर नहीं मानता। मेरे बुनियादी निवेश सिद्धांत वही हैं। प्रोडक्टिव एसेट्स में निवेश करें, डाइवर्सिफाइड रहें और इमोशनल फैसलों से बचें। लेकिन जब पारंपरिक आर्थिक मान्यताओं पर सवाल उठ रहे हों तो हो सकता है थोड़ी सी सोने की मिलावट आपकी रणनीति में मायने रखे। आखिर में निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि बदलते हालात के मद्देनज़र पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करना समझदारी है, तो वो आपका हक है। बस इतना सुनिश्चित करें कि ये बदलाव आपके पूरे फाइनेंस की रणनीति का हिस्सा हो, न कि एक डर या अति उत्साह में लिया गया फैसला। दुनिया बदलती है, मगर निवेश की समझदारी भरी बुनियादी बातें शायद कभी नहीं बदलती।